हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी का ई शिखर सम्मेलन बिहार पे, पूरा चुनाव चरम पे आ चुका है बिहार में। और इस बीच में हमारे साथ खास मेहमान जो अब इस सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं, रणदीप सुरजेवाला, जो पूरे चुनाव प्रचार की कमान इस वक्त संभाले हुए हैं। पटना से हमारे साथ सीधे इस ई शिखर सम्मेलन में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रणदीप सुरजेवाला जी, आपने इंतजार किया, आप अपने वक्त पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुमित जी। मेरा पहला सवाल आपसे। शुक्रिया सुमित जी, आपको, आपके दर्शकों को दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं सबसे पहले। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद एंड सेम टू यू, आपको भी और आपकी पूरी पार्टी को भी। मेरा पहला सवाल आपसे रणदीप जी, एक ऐसा चुनाव जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी चौथे नंबर के लिए लड़ रही है, उसकी कमान संभालते हुए कितनी तकलीफ होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जदयू की जूनियर पार्टनर रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 41 सीट लड़ी, इस बार 70 लड़ रही है। गठबंधन धर्म में बिहार महत्वपूर्ण है। सुमित जी, हमारे लिए, राजग के लिए, कांग्रेस के लिए, लेफ्ट पार्टीज के लिए, हमारे लिए बिहार पहले नंबर पर जाए ये जरूरी है। और उसके लिए अगर कोई राजनीतिक कुर्बानी करके एक बिहार के विकास का गठबंधन बनाना पड़ेगा तो हमने बनाया, क्योंकि बिहार में रोजगार हो, बिहार में वाकई में बहार हो, उद्योग हो, धंधा हो, शांति हो और एक नई ऊर्जा के साथ नई सरकार हो। इसलिए हमने ये गठबंधन बनाया है जो चट्टान की तरह मजबूत है। ये तीन ठग बंधनों वाला गठबंधन नहीं जो भाजपा कर रही है एलजेपी, जेडीयू और ओवैसी के साथ। हमारा गठबंधन मजबूत है और उसके बिहार के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे, पर बिहार का युवा और बिहार की उम्मीद, बिहार की आकांक्षाएं बढ़ें। हमारा आज के दिन अर्जुन ने जैसे मछली की आंख का निशाना लगाया था, केवल यही लक्ष्य है। तो आज आप ये बात मान रहे हैं राष्ट्रीय टीवी चैनल पर इस लाइव टेलीकास्ट में कि आप कुर्बानी दे रहे हैं। आपके बड़े बड़े बिहार के नेता आज की तारीख में तेजस्वी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, जो कि महज 31 साल के हैं, अपने आप को कमतर मानते हैं। चाहे वो शक्ति सिंह गोहिल जैसे इंचार्ज हो, चाहे वो अखिलेश प्रताप सिंह हो जो कि राज्यसभा में है, चाहे वो आपके और बड़े बड़े नेताओं, मीरा कुमार जैसे नेता, इन सब की शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत टू बी प्रिसाइज, तेजस्वी यादव के सामने कम है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि सुमित भाई तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके दोस्तों को कह रहा था और मुस्कुरा रहा था। बात बड़ी सीधी है। तेजस्वी नौजवान हैं, युवा हैं, क्लीन स्लेट से आए हैं, उनके पास नए आइडियाज हैं, नई स्फूर्ति और तेज है। कांग्रेस के पास तजर्बा है, कांग्रेस को सरकार चलाना आता है। याद करिए, श्री बाबू जब पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहार के थे तो बिहार हिंदुस्तान का बेस्ट गवर्न स्टेट था। और अब जो रिपोर्ट आई है मोदी जी की, उसमें बिहार सबसे आखिरी पायदान पर बताया गया है मोदी सरकार के द्वारा। खुद जदयू और बीजेपी की सरकार को फिसड्डी बताया गया है। तो फिसड्डी बाबू की सरकार ने बिहार को जो पीछे धकेल दिया है उसको आगे ले जाने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है। ये ठगबंधन नहीं। बीजेपी जेडीयू के साथ भी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के 35 लोग एलजेपी की सीट पर भी चुनाव, टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ओवैसी को भी मैदान में उतार रखा है। हम ये नहीं करेंगे। हम एक मजबूत एजेंडा लेकर आए हैं बिहार के नवनिर्माण का। ये एजेंडा बिहार के नवनिर्माण का है, व्यक्तिगत सत्ता पाने का नहीं। और उसका नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं, ये सही है और हमें इसमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारा तजर्बा और तेजस्वी की तरुणाई मिलकर रंग लाएगी। तजुर्बा और तरुणाई को तो आपने मिला लिया, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर ये कॉम्बिनेशन और मजबूत हो जाता, अगर उपेंद्र कुशवाहा को इसमें रोक लिया गया होता, अगर इसमें ओवैसी का समर्थन भी मिल गया होता, तो आज विपक्ष की एक सामूहिक ताकत के तौर पर आप नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दे सकते थे। उस मैनेजमेंट में आपका गठबंधन नाकाम रहा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा,
ओवैसी जी की AIMIM बीजेपी की एजेंट है। कांग्रेस उससे कभी समझौता नहीं करेगी, चाहे, और ना ही शायद राजग कभी उनसे समझौता करेंगे। ठीक है, भूपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे, अलग हो गए। राजनीति में प्रतिस्पर्धा और आकांक्षा जरूरी है। उनको लगता था कि उन्हें और ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, पर गठबंधन के साथी उन्हें जितना अकोमोडेट कर सकते थे हमने किया। पर वो जिन साथियों के साथ जाकर बैठ गए हैं, BSP और AIMIM, ये तो भाजपा की बी टीम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर चुनाव को पोलराइज करवाने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो इस बात पर अंतर्मंथन अवश्य करेंगे, क्योंकि कुशवाहा जी अच्छे आदमी हैं। पर नुकसान तो आपको पहुंच रहा है ना, आपके गठबंधन को पहुंच रहा है। एक ही सीट पर सीमांचल के इलाके में खास तौर पर कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और इसका नुकसान तो आरजेडी को और आपके कॉम्बिनेशन को पहुंचेगा। सुमित जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। पहले एक बात जान लें, कांग्रेस पार्टी, राजग और लेफ्ट पार्टी, हम जाति या धर्म के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे। हमने एक नए बिहार के निर्माण का चुनाव लड़ा है। फिर वो नौजवान, भूमिहार हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, वैश्य हो, वो किसी समुदाय से हो, अगर उसे एक नया भविष्य चाहिए, इस जात और धर्म की राजनीति को उसे तोड़ना है, तो उसे महागठबंधन की सरकार बनानी है। इसीलिए हमने कहा है, बोले बिहार बदलें सरकार। ये जात और धर्म के आधारित गठबंधन नहीं, वो सीमांचल हो या बिहार का दूसरा हिस्सा हो, वो दरभंगा हो या पटना हो, सब जगह बदलाव की बयार है। और नौजवान आगे बढ़कर, मिडिल क्लास आगे बढ़कर, शहर और गांव का किसान आगे बढ़कर कह रहा है कि उन्हें बदलाव चाहिए, और उस बदलाव का एक सकारात्मक पॉजिटिव एजेंडा हमने दिया है। हमारी राजनीति भय पर नहीं, हमारी राजनीति सकारात्मकता पर है। सकारात्मकता पे है। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील वैसी नहीं हो रही जैसे कि आपको अपेक्षा है। सर्वेज ये साफ इशारा कर रहे हैं, चाहे हमारा हो, चाहे हमारे साथी दूसरे और पड़ोसी चैनलों का हो, कंपटीशन का हो, वो सब एक बात कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, आराम से बन रही है, मेजॉरिटी के साथ बन रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारियां नाकाम रही या अधूरी रही? सुमित भाई, आप बड़े निष्पक्ष और सटीक पत्रकार हैं, और कई बार मैं मानता हूं कि ये चैनल के सर्वेस की मजबूरी होती है। मैं आपके स्क्रीन पर ये दिखाना चाहूंगा, ये एबीपी का सर्वे है छत्तीसगढ़ का। शायद जरूर आपके दर्शक देख बिल्कुल पा रहे बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे। देखिए, 55 सीट आपने दिखाई थी एबीपी ने, और आई 17, तो इसलिए रुचिकर है। एबीपी का सर्वेस भी बहुत बार गलत हुए हैं, तो इसलिए सर्वे बहुत जब हमने आपकी सरकार बनवाई थी, पर हम आंकड़े लेके मोदी नहीं जी बैठे और हैं। टेलीविजन चैनल, आप भी तो रुचिकर टीवी जानते हैं रणदीप भाई। जब नहीं, कांग्रेस को वो वाले आंकड़े लेके नहीं बैठे क्या आज आप? जी आप जब एग्जिट पोल करेंगे जी, ये तो आपने माना कि कम से कम राहुल गांधी जी की सभा में जबरदस्त भीड़ हुई, तेजस्वी जी भी वहां थे, और तेजस्वी जी की सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ हो रही है। ये भीड़ केवल भीड़ नहीं है, ये किराए पर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की रैली के लिए लाए गए लोग नहीं हैं। ये वो युवा है, ये वो 36 बिरादरी के लोग हैं जो अति पिछड़ा है, महादलित है, स्वर्ण समाज के लोग हैं, सामान्य समाजों के लोग हैं, जो अपनी मर्जी से जात और धर्म के जंजाल को तोड़कर आए हैं, क्योंकि उन्हें एक नए बिहार का निर्माण करना है। हम कितना भी कोई भटकाए, हम नए बिहार के निर्माण के स्वप्न को साकार करने से रुकेंगे नहीं। रणदीप भाई, ये कांग्रेस का और राजग का और लेफ्ट का गठबंधन जीतेगा ही नहीं, 150 सीट से ज्यादा आएंगी, याद रखिएगा। 150 सीट आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार को जो समझता है, और खासकर वहां के जातीय समीकरणों को, और जो पिछले बिहार के अगर 5 या 6 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो मोटे तौर पर एक चीज समझ में आती है कि 3 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी बिहार राज्य में। आरजेडी के पक्ष में करीब 25% वोट पड़ता है, बीजेपी के पास करीब 25% वोट है, और करीब 15 से 20% जेडीयू के पास है। तो जो 2 धड़े मिल जाते हैं, जैसे जेडीयू और आरजेडी पिछली बार मिले, आपकी सरकार बन गई। इस बार बीजेपी और जेडीयू मिल गए तो आरजेडी पीछे दिखाई दे रही है।
ऐसे में आप अपना स्कोप कैसे ढूंढ पा रहे हैं? सुमित भाई, मुझे ये परसेंटेजेस जो हैं, ये मैंने जैसे कहा रुचि करें, एक बड़ी सिंपल बात बताइए। अगर जदयू है ही नहीं, अगर नीतीश बाबू इतने नाकारा साबित हुए हैं उनकी सरकार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आपके टेलीविजन चैनल पर ही पानी पी पी कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कस्में क्यों खा रहे हैं? फिर लोक जनशक्ति पार्टी का सहारा भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों बीजेपी को जदयू के खिलाफ 27 उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी से उतारने पड़े हैं? क्यों मोदी जी की फोटो एलजेपी लगा रही है? आपके मंत्री जी कह रहे थे वो एनडीए का हिस्सा नहीं। प्रधानमंत्री जी तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सही भी है, परंतु क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, आज तक एनडीए से पीएम ने या अमित शाह जी ने या नड्डा जी ने एलजेपी को निकाला नहीं। क्यों चुनाव आयोग को शिकायत नहीं करते कि वो मोदी जी की फोटो नहीं लगा सकते, उनका सिंबल खारिज किया जाए, उनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन खारिज किया जाए? बीजेपी ये सब तो कर नहीं रही। ये जो बीजेपी चालाकी कर रही है, धोखा और भ्रमजाल कर रही है बिहार की जनता के साथ, इसमें कोई फंसने वाला नहीं। दूसरी तरफ ओवैसी को उतार रखा है और मदद के लिए बीएसपी को भी बीजेपी ने बुला लिया। जीतने के लिए कर रही है, ऐसे में फिर वही सवाल मेरा, आपके गठबंधन का स्कोप कहां है? हमारा गठबंधन सीधे सीधे बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ है, प्रतिशत के आधार पे नहीं, भावना के आधार पर, एक नए बिहार के तेज के आधार पर, एक नए बिहार के निर्माण के आधार पर। आप देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से लोग नीचे कहां हैं? बिहार में हैं। सबसे ज्यादा अशिक्षा कहां है? बिहार में है। पेयजल की सबसे कम आपूर्ति कहां है? बिहार में है। गंगा मैया होते हुए भी खेत के लिए पानी कहां नहीं है? बिहार में है। 1888 रुपए क्विंटल का धान 1200 रुपए में कहां पिटता है देश में? बिहार में। गेहूं 1200 रुपए में कहां पिटती है? बिहार में। मक्के का 700 रुपया क्विंटल 1750 रुपए की बजाय कहां पिटता है? बिहार में। आप क्या समझते हैं कि बीजेपी इन सब बातों पर भ्रमजाल फैलाकर आंख पर बिहारियों के पट्टी बांध सकती है? भाई, ये सवाल तो मैं उल्टा भी आपसे पूछ सकता हूं। वोट की चोट से बिहारी करने वाले। ये भ्रमजाल तो आपने भी फैलाया 2019 के पहले कि राफेल के नाम पर कहा कि चौकीदार चोर है, और 330 सीटें आ गई चौकीदार की, 323 सीटें। तो भ्रमजाल तो आप फैला रहे थे, ये मैं कैसे मान लूं कि आप अब जो कह रहे हैं वो सच्ची कह रहे हैं? पहली बात तो ये संसदीय चुनाव नहीं, और राफेल का भ्रष्टाचार सामने आएगा। हमने क्या कहा? राफेल जहाज कांग्रेस पार्टी ने खरीदा, परंतु उससे तिगुनी कीमत पर बगैर टेंडर के। मैं आपके दर्शकों को आज कहता हूं, क्या आप 1 रुपये की चीज भी सरकार में बगैर टेंडर के खरीद सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ के जहाज 3 गुना कीमत पर खरीदे। यह भ्रष्टाचार है। देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिलवा दिया ऑफसेट क्लॉजेस के अंदर, जिसने कभी सुई नहीं बनाई थी, उसे जहाज बनाने के पुर्जों का छोटे अंबानी साहब को ठेका दिलवा दिया। क्या यह सवाल पूछना देशद्रोह है? बिल्कुल नहीं। परंतु बिहार के चुनाव में मुद्दे हैं बेरोजगारी, 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं। क्यों जदयू और भाजपा ने भरे नहीं? हम 10 लाख रोजगार देंगे। अगर बिहार का नौजवान बेंगलोर जाकर काम कर सकता है तो पटना क्यों नहीं कर बिहार की बात की? आप आज बिहार की बात कर रहे हैं, पर राहुल जी ने नहीं की थी। मुझे लगता है कि आपने उनका पूरा भाषण, क्योंकि एबीपी ने काटा नहीं इसलिए आपने सुना नहीं। मोदी जी के भाषण में ही लगे रहा आपका चैनल। राहुल गांधी जी ने किसान की बात की और कहा कि 2006 में जो एपीएमसी एक्ट को नीतीश बाबू ने खत्म किया था, उसकी वजह से किसान को फसल की कीमत नहीं मिलती और बिचौलिए हावी हैं। अगर ये 3 कृषि विरोधी काले कानून इतने अच्छे थे तो ये पहले ही लागू हो जाते और 14 साल में तो बिहार के किसान का कल्याण हो जाना चाहिए था। राहुल जी ने ये कहा। बेरोजगारी की बात की। चलिए किसान की बात करते हैं। अगर किसान के बीच से बिचौलिया हट जा रहा है और किसान सीधा बाजार में सामान लाकर बेचने को तैयार है, अगर मैं कृषि बिल की बात करूं तो आपत्ति क्यों है आपको? आप ही लोगों ने तो कहा था 2012-13 में, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप लोगों ने कि हम बिचौलिया समाप्त कर देंगे। पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? मोदी जी 25 लाख करोड़ की कृषि मार्केट को
2 या 3 कंपनियों के हाथ सौंपना चाहते हैं। किसान को एमएसपी मिलता कहां है? मंडी, अनाज मंडी के ये आप कैसे कह सकते किसान हैं? फसल लेकर आता है ये और किस बिल में लिखा है कि 2 या 3 कंपनियों को देना चाहते हैं? ये तो आपका एप्रीहेंशन है ना, ये तो आपका शक है ना। सुमित भाई, इसका बड़ा सीधा इलाज है। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक पुरानी कहावत है। 2006 में इन्हीं कृषि बिलों का प्रारूप बीजेपी और नीतीश बाबू लेकर आए थे। 14 साल बीत गए। 14 साल में तो बिहार के किसान का कल्याण हो जाना चाहिए था, अगर आपकी बात में ठीक मानूं तो बताइए फिर 1888 रुपए का धान, क्विंटल का धान 1200 रुपए में बिहार में क्यों पिट रहा है? क्या कोई भाजपाई या जदयू का नेता जवाब देगा? मक्का 700 रुपए क्विंटल में पिट रहा है। एमएसपी 1750 रुपया क्विंटल है। मंडी है नहीं, बिचौलिए खत्म कर दिए गए। 14 साल भी बीत गए। बीजेपी का व्यक्ति होता तो मैं आपके सवाल उसके सामने जरूर रखता, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप ही लोगों ने 2012-13 अवश्य पूछिएगा। ये कहा था कि आप खत्म कर देंगे मंडियों को, आप सीधे बाजार खोल देंगे किसानों के लिए। आज आप उससे पीछे क्यों जा रहे हैं? जी नहीं, मैं इस पर एतराज जताता हूं। शायद आपने मेरी मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 7 की क्लॉज नंबर 12 अगर पढ़ लेते तो आप शायद ये बात ना कहते। हमने ये कहा था किसान मार्केट बनाएंगे। एपीएमसी का दायरा 40 किलोमीटर है। हिंदुस्तान में अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 देखें तो 90% किसान 2.5 एकड़ से कम का है। उसे 40 किलोमीटर भी अपनी फसल लाने में दिक्कत है। इसलिए हमने कहा कि 5 और 7 किलोमीटर के दायरे में गांव के एक मंडी होगी, अनाज मंडी, जिसे किसान मार्केट का नाम देंगे। ये हम कह रहे थे। एक्सपेंशन ऑफ किसान मार्केट की हमने बात कही थी, खत्म करने की नहीं की। अगर अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी तो अनाज मंडी में काम करने वाले लोग, किसान, उसको एमएसपी मिलेगा कैसे? क्या 15.5 काम करने वाले लोग, यही तो बीजेपी कह रही है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मंडियों में जो लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल जिनको बिचौलिया भी कहा जाता है, आड़तिया भी कहा जाता है, आप उनकी तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं क्या? इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं क्या बिल का? देखिए, बड़ी सीधी बात है। इस देश में 15.5 करोड़ किसान हैं, तो 15.5 करोड़ खेत की उपज है। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 42,000 अनाज मंडियों में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती, 15.5 करोड़ किसानों को देगी? और उसका सबसे जीवंत सबूत बिहार है, जहां मंडियां खत्म हुए 14 साल बीत गए और किसान की हालत बद से बदतर हो गई। जब यहां हो गई तो वहां भी क्या होने वाला है? और मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जरूर मोदी जी के किसी मंत्री को कहिएगा, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी इस कानून में लिख दें। राहुल जी ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि भाई एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे, जो खरीदेंगे उसे सजा मिलेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल, हम किसानों का वापस ले लेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे शिखर सम्मेलन में कहा, आज चिराग पासवान जी ने उसको एंडोर्स कर दिया कि ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बीजेपी और जेडीयू के बीच में कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यहां बना लेगी क्योंकि उसकी ज्यादा सीटें आ रही हैं तमाम पोल्स में, और नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाए जाएंगे। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्या आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जदयू को 5 नवंबर को 5 बजे बीजेपी कूड़ेदान में डाल देगी। नीतीश बाबू ने पहली बार भयंकर भूल कर ली है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास करके। 5 नवंबर को 5 बजे जब पोलिंग खत्म होगी, काउंटिंग से पहले ही, जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी डस्टबिन के अंदर डाल देने वाली है। ऐसे में हमारे नीतीश बाबू जी का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्या हशर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए शायद आजकल उनको गुस्सा बहुत आता है। वो तो बड़े ठंडे स्वभाव के थे। कभी लोगों को अपनी जनसभाओं में कहते हैं भाग जाओ, वोट नहीं देना तो ना देना। कभी कहते हैं तुम्हारा क्या हाल होगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। धमकियां देने लगे हैं। साफ है कि हार सामने है और हार के साथ साथ रिटायरमेंट भी सामने है। जदयू और भाजपा, नीतीश बाबू और सुशील मोदी, टेस्टेड, ट्राइड, फेल्ड, टायर्ड और रिटायर्ड गठबंधन है। और कांग्रेस का एनर्जेटिक और नया बिहार के निर्माण का गठबंधन है। दोनों में यही अंतर है, वो टेस्टेड, ट्राइड, टायर्ड और रिटायर्ड हैं, वेटिंग टू बी रिटायर्ड हैं, और हम
आने वाली सरकार हैं, क्योंकि हम एक नए बिहार का निर्माण लेकर आए हैं। रणदीप सुरजेवाला, आपने 150 सीटों का दावा किया है। हमारे इस बातचीत के दौरान 15 दिन का चुनाव बाकी है। 10 नवंबर को स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं और दशहरे का भी आप सबको मुबारकबाद।